Assalamu alaikum everyone. Today my first lecture is Coulomb's law. Coulomb's law was given by a French physicist whose name was Charles Coulomb, and this is an important law which deals with the study of an electromagnetic interaction between different electrically charged particles. यानी ये जो लॉ है ये एक्चुअली डील करता है डिफरेंट जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास ये प्रोटॉन्स भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है, आइदर वो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव केस में है, आइदर वो रिपल्सिव केस में है। तो इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन किया था चार्ल्स कूलम ने अपने इस लॉ में, जिसको कूलम्स लॉ कहा जाता है। इसका मेन थीम जो कूलम्स लॉ है, इसका मेन थीम ही यही था कि जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्सर्ट करते हैं। अब जितना ज़्यादा हम उनको एक दूसरे के करीब लाएंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद होगी। अब ये फोर्स दो तरीकों से, अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। अब ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव किस तरीके से होती है, ये एक्चुअली अगर हम इस तरीके से कंसिडर करें कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिट चार्जेस हैं, मींस एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो वो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। और इसी तरीके से अगर उन ऑपोजिट चार्जेस को रिप्लेस करके दो लाइक चार्जेस को रख दिया जाए, दोनों पॉजिटिव आइदर दोनों नेगेटिव, तो उस केस में उनमें एक रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होगी, यानी वो सिमिलर या लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे और उसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रेजेंट होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की फोर्स हम कहते हैं कि उन चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन प्रेजेंट होती है। तो कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन दोनों के लिए ओबे होता है, दोनों के लिए सेटिस्फाई है कि जब भी दो चार्जेस, कोई से दो चार्जेस, और चार्जेस की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमेशा उन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस लेना है, ठीक है। जब भी उन चार्जेस को रखा जाएगा वो ऐसे चार्जेस होंगे जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, जिसको हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। वो पॉइंट चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आएंगे, आइदर वो पॉइंट चार्जेस सिमिलर हैं या रिपल्सिव हैं, वो वहाँ पे जो है वो एक आप कहोगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रेजेंट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, जो कि या तो उनको एक दूसरे के करीब लाएगी या एक दूसरे से दूर करेगी। तो ये जो मेन थीम है ये जो फोर्सेस के दरमियान, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है या जो फोर्स प्रेजेंट होती है, बाय नेचर प्रेजेंट होती है, इस चीज़ को कूलम्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। अब कूलम्स लॉ एक्चुअली स्टेट क्या करता है, कूलम्स जो साइंटिस्ट था उसने क्या डिफाइन किया, उसमें ये था कि जब हम कोई भी दो चार्जेस, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है Q1 और Q2, फर्स्ट फिगर में, और सेकंड में भी आपको Q1 Q2 नज़र आ रहे हैं। पहले वाले में ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एंड दूसरे वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज है। और सेकंड फिगर को देखें तो ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम इन दो चार्जेस को एक सेपरेशन डिस्टेंस r के ऊपर रखेंगे, उस केस में अगर तो अपोजिट चार्जेस की अगर हम बात करें, हम कहेंगे कि वहाँ पे जब दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब रखेंगे तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ये जितनी भी फोर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रेजेंट है ये एक्चुअली डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर। यानी जितने भी चार्जेस हमने दो चार्जेस कंसिडर किए हैं उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, वो मिल के क्या मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही उसके ऊपर फोर्स होगी, यानी उतनी ही ज़्यादा हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होगी मैक्सिमम फॉर्म में, या हम कहेंगे जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड उन चार्जेस का होगा उतना ही वहाँ पे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। और जितना कम उनका मैग्नीट्यूड होगा, जितने स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उतनी ही कम वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। एक तो मेजर जो स्टेप था वो यही था कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली डिपेंड करती है। जो सेकंड मेजर स्टेप था वो ये था कि जब हम इन दो चार्जेस को कंसिडर करते हैं तो और दूसरी चीज़ ये है कि उनको हमने एक खास सेपरेशन डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो कूलम्स लॉ एक्चुअली ये डिफाइन करता है, या इसका मेजर स्टेप, सेकंड स्टेप ये था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें मौजूद है वो इसके जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इसके स्केयर के इन्वर्स पे डिपेंड करता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ डिस्टेंस के। ये दो स्टेटमेंट्स, जिसमें फर्स्ट वन क्या है कि फोर्स डिपेंड करेगी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे, और सेकंड स्टेप है कि फोर्स डिपेंड करेगी स्केयर ऑफ डिस्टेंस पे, इन्वर्सली डिपेंड करेगी। ये दो स्टेप्स कंप्लीटली तौर पे डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ को, ठीक है।
ये जनरली हमने देख लिया। अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, जब हम उनको एक खास सेपरेशन डिस्टेंस पे रखेंगे तो वहाँ पे उनमें बाय नेचर हम कहेंगे कि वहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगी। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 के ऊपर उसी तरीके से उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अब Q1 Q2 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करी है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, F21, ठीक है। और Q2 Q1 के ऊपर कितनी मेंशन कर रहा है, फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है, उसको हमने F12 से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे रिप्लेस कर लिया जाए सिमिलर चार्जेस के साथ उसको, यानी अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव चार्जेस को रखा जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी वहाँ पे फोर्स है, लेकिन वो फोर्स इस तरीके से होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। और Q1 हम कहेंगे कि Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, सिमिलरली Q1 भी क्या करेगा, Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब अगर हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को लें, इन्हीं स्टेप्स को लें, तो हम जनरली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये जो हमारे पास कूलम्स लॉ है, ये दो चीज़ों पे, या इनमें एक्चुअली फोर्स को ही डिफाइन किया गया था, तो ये फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। दो मेजर स्टेप्स हैं इसके, एक है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, दूसरा है सेपरेशन डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे वो डिपेंड करता है, या उस पर डिपेंड करता है इन्वर्स फॉर्म में। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं Fe के साथ, ये Fe प्रोपोर्शनैलिटी शो करेगा Q1 इंटू Q2 के साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि ये जो Fe है ये इन्वर्सली डिपेंड करेगा R² के ऊपर। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक रिलेशन आएगा जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी है, एक में डायरेक्टली वो डिपेंड कर रहा है, कहीं पे वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हमने इस रिलेशन में के ई से रिप्रेजेंट किया है। के ई एक्चुअली वो कूलम्स कांस्टेंट है जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, या वो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे जब हमने उसको रिप्लेस किया था तो यहाँ पे उसके हम कहेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि कूलम्स कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गया था, और उसका भी एक खास मैग्नीट्यूड है। और ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली हम ये कहते हैं कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता। यूनिवर्सल कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम अगर मीडियम को कंसिडर करें, हमने पिछली फिगर में, बल्कि ये फिगर यहाँ पे बनी हुई है Q1 और Q2 की फॉर्म में, अगर हम यहाँ पे देखें इनमें कोई मीडियम मौजूद नहीं है, इनमें कोई सेपरेशन डिस्टेंस तो है, लेकिन उनके दरमियान में एयर के अलावा कोई मीडियम मौजूद नहीं है, हमने खुद से कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे के ई की एक सेपरेट वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम क्या करें, इन दो चार्जेस के दरमियान में कोई नया मीडियम इंसर्ट कर दें, कोई वुडन का पीस रख दें, कोई प्लास्टिक का पीस रख दें, कोई सिंपल पेपर भी रख दें, तो क्या होगा, उसकी फोर्स की वैल्यू कुछ हद तक चेंज हो जाएगी, यानी कि मीडियम इन्वॉल्व करवाने से वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ हद तक चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज एक्चुअली हम कहते हैं कि मीडियम की वजह से हुआ है। इस वजह से यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आया है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये डिपेंड कर रहा है मीडियम के ऊपर। इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ों पे है। फर्स्ट वन क्या है कि मीडियम के लिहाज से इसकी वैल्यू, या हम कहेंगे कि मीडियम के लिहाज से ये सेपरेट वैल्यू डिफाइन करेगा कि अगर हमारे पास एक मीडियम है, जैसा कि वुडन पीस की बात करेंगे, तो उसके लिए ये हम कहेंगे कि मीडियम डिपेंडेंट होने की वजह से ये अलग वैल्यू शो करेगा, वहाँ पे एक्चुअली जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो कुछ अलग तरीके से आएगी। इसी तरीके से जब हम डिफरेंट मीडियम्स को, यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स को इन्वॉल्व करते जाएंगे, वहाँ पे उसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये के ई जो है, इसको हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ मीडियम विच इज इंसर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको किस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। जैसा कि हम कहेंगे कि वो सिस्टम इंटरनेशनल पे भी डिपेंड कर सकता है, अगर हम उसको MKS की फॉर्म में ले रहे हैं तो MKS में भी वो डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो दो एक्चुअली डिपेंडेंस के लिहाज से जब हम डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है ये आया है कूलम्स कांस्टेंट, ये एक्चुअली दो टर्म्स पे डिपेंड करे, इसकी डिपेंडेंस के लिहाज से जो है, नंबर वन पे हमारे पास ये है कि सिस्टम ऑफ यूनिट पे ये डिपेंड कर रहा है, और सेकंड जो है वो मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों के दरमियान हमने क्या मीडियम कंसिडर किया वो उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अब इस कूलम्स कांस्टेंट की एक सेपरेट कांस्टेंट वैल्यू भी होती है जिसको हम 8.987 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ये के ई की वैल्यू या कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है, जो कि हम कहते हैं कि फिलहाल अभी जो हम इस फिगर के लिहाज से, ये जो आपको Q1 Q2 की फॉर्म में हमने यहाँ पे फिगर ये मेंशन की हुई है,
ये इसके लिहाज से जनरल बता रहा है कि ये जो कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू है ये फ्री स्पेस के लिहाज से या वैक्यूम के लिहाज से, जब हमने कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया, उस केस में हम इसकी वैल्यू को 8.9 की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। 8.9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या इसको राउंड ऑफ करके हम 9 इंटू 10⁻9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली के ई आया कैसे, या ये किस तरीके से है, इसको कैसे यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको भी थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। के ई जो एक्चुअली यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, इसकी एक्चुअल वैल्यू एक नए कांस्टेंट के बराबर होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट वैल्यू से निकल के एक नया कांस्टेंट बना है। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको सेकंड फिगर में, सेकंड इक्वेशन में नजर आ रहा है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम डिफाइन करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। ये एक्चुअली अगर हम पिछली फिगर को कंसिडर करें तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास दो सेपरेट चार्जेस मौजूद हैं, दो सेपरेट चार्जेस मौजूद हैं। अब देखो चार्ज एक्चुअली स्फेरिकल फॉर्म में है, और एक स्फेरिकल फॉर्म का टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई के बराबर। सबसे पहली बात ये होगी कि 4 पाई कहाँ से आया, वो उस पूरे जो चार्ज पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया है। 4 पाई सरफेस एरिया को डिफाइन करें। अब एप्सिलॉन नॉट, इसको हम एंड पे देखते हैं, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं 1/4 पाई। 1/4 पाई का क्या मतलब है, 4 पाई क्या है, पूरा स्फेरिकल, या आप कहोगे कि पूरे उस स्फेयर का एरिया है, उस चार्ज पार्टिकल का टोटल स्फेरिकल एरिया है हमारे पास 4 पाई। 1/4 पाई का मतलब ये है कि जैसे हमने स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो कूलम्स लॉ है ये सेटिस्फाई हो रहा है पॉइंट चार्जेस के लिहाज से। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है कि वो चार्जेस इतने स्मॉलेस्ट हैं जो कि हम कहेंगे कि जनरली उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, या हम कहते हैं कि वो एक्चुअली डायमेंशनलेस होते हैं, जो बिल्कुल एक पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर उनका मैग्नीट्यूड होता है। या हम कहते हैं कि उनका जो टोटल मैग्नीट्यूड होता है, या उनके दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस के लिहाज से अगर हम उनको कंपेयर करें तो उनका जो रेडियस है वो उनके जो सेपरेशन डिस्टेंस है उससे बहुत बहुत कम होता है। तो हम जनरली कहते हैं पॉइंट से ही इसको डिफाइन कर लेते हैं, पॉइंट चार्ज बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर ही होता है, या बहुत छोटा चार्ज जिसको हम कंसिडर करते हैं वो पॉइंट चार्ज होता है। अब वो पॉइंट चार्ज कुछ इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है कि आप ये कंसिडर करोगे कि वो जो चार्ज है उसमें से हर साइड से या उसके हर सरफेस एरिया में से हर साइड में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस एमिट हो रही हैं। और यहाँ पे जब हमने पॉइंट चार्जेस की बात की है, ऑटोमेटिकली हर साइड से एमिट होंगी, लेकिन पॉइंट चार्ज होने की वजह से यहाँ पे हम इस तरीके से इन चार्जेस को लेंगे कि कम से कम एक चार्ज में से एक लाइन निकल के दूसरे चार्ज में इंसर्ट होगी, या हम कहेंगे एक से निकल के दूसरे की तरफ, दूसरे चार्ज की तरफ जाएगी। तो निकल के 2-3 जा रही हैं, लेकिन कूलम्स ने इस लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया कि हम पॉइंट चार्जेस को इस तरीके से एक दूसरे के करीब एडजस्ट करेंगे कि कम से कम एक लाइन निकल के, उस पूरे चार्ज में से एक लाइन निकल के दूसरे चार्ज की तरफ जा रही है, या एक लाइन निकल के दूसरे चार्ज की तरफ जा रही है, और वो चार्ज उसको एक्सेप्ट करके या तो अट्रैक्ट करे या उसको रिपेल करे। तो एक लाइन होने की वजह से ही यहाँ पे हम लेते हैं 1/4 पाई। ठीक है, तीसरी चीज है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जिसको दूसरे लफ्जों में परमिटिविटी का नाम देते हैं। परमिटिविटी एक्चुअली डील करती है, या हम कहते हैं परमिटिविटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि टोटली डिफाइन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि ये जनरली किसी मीडियम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमें ये बताती है कि जब हमने उस मीडियम को वहां पे रखा तो फोर्स कितनी रिड्यूस हुई या फोर्स कितनी बच गई। जैसा कि आप देखो, हमने कहा था कि दो चार्जेस हैं, उनमें सेपरेशन डिस्टेंस आर है और उनके दरमियान एयर के अलावा कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम कहेंगे कि यहाँ पे फिलहाल कोई मीडियम है, तो मैक्सिमम फोर्स या 100% फोर्स वहां पे प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर हम वहां पे एयर के बजाय कोई और मीडियम अपनी तरफ से इंसर्ट कर दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसा कि अब वुडन पीस है, हम अगर कहें कि टोटल चार्ज में से 100 लाइंस निकल रही हैं, दरमियान में वुडन पीस होने की वजह से या कोई प्लास्टिक का पीस है या कोई पेपर है, तो क्या करेगा, वो उस फोर्स की वैल्यू को कुछ हद तक रिड्यूस कर देगा। जैसा कि पीस ऑफ पेपर है, मे बी वो 60% रिड्यूस कर ले 40% लाइंस को, या 40% फोर्स को आगे जाने दे दूसरे चार्ज की तरफ, तो इसका मतलब है उसकी परमिटिविटी 60% हुई। और अगर कोई इस तरह का मीडियम है जो कि इस तरीके से चार्ज को ले रहा है कि वो 40% रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है 40% फोर्स रिड्यूस होगी, 60% आगे चलेगी, तो उसकी परमिटिविटी कितनी हुई, 40%। यानी वो फोर्स किस हद तक रिड्यूस होगी है, ये डिफाइन करती है परमिटिविटी। तो यहाँ से हमने ये कंप्लीटली के को डिफाइन कर लिया कि के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हम इसको ऊपर वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है उसका रिलेशन आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²।
ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी हमें पता है एक कांस्टेंट है, जिसके रिजल्ट में एक कांस्टेंट के हमारे पास आया था। तो एप्सिलॉन नॉट की भी एक एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको हम 8.8